आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक आईएसएस एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब आईएसएस का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें जीएस और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और जीएस अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है, तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, या सैम्पलिंग हो गया, या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी आईएसएस की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त, जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट आईएसएस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट में इसको ज़रा हटा दूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें, मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़ कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो नेक्स्ट देखो आपसे ये अगर जो बाद में आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा है तो देखो वैसे एरर तो बहुत प्रकार की होती है बट मैं आपको 3 प्रकार की बता रहा हूँ। एक होता है सैम्पलिंग एरर इसमें, और एक होता है हमारा फॉर्मूला एरर, और तीसरा हमारा होता है होमोजेनिटी एरर। सैम्पलिंग एरर कब होगा? जब आप सैंपल अगर जो बाद में ले रहे हो, अगर सैंपल आपने एक्यूरेट या अच्छे नहीं लिए तब जब इंडेक्स नंबर आप बना रहे हो। फार्मूला एरर अगर जो बाद में सपोज आपको बेस ईयर का डेटा गिवन नहीं है फिर भी आपने लेस ईयर लगा दिया या पास से लगा दिया, तब अगर जो बाद में जो उसमें बायस आती है, एरर आती है वो। और होमोजेनिटी एरर क्या होता है, जैसे बाद में मैं एग्जांपल से इसको बताता हूँ वो समझो। होमोजेनिटी एरर ये है जैसे बाद में ये 1970 का डेटा है और ये 2026 का डेटा है। सपोज यहाँ पर जो मतलब डेटा लिया गया था वो डेटा लिया गया था, पहली बात तो आप मान लो व्हीट, आप मान लो राइस। अब यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, उस समय जो राइस और व्हीट ये सब केजी हम मान लेते हैं। आज के समय में जो हमारा इसका प्राइस है वो लगभग में मान लेते हैं ये 45 है और इसका मान लेते हैं हम 50 केजी। तो उस समय यही 1970 में लगभग में ये 15 रुपये केजी जो भी मिल रहा हो, और ये लगभग में मान लेते हैं 16 रुपये 17 रुपये केजी ये हो गया।
तो ये तो जो वहां पर डेटा था वो यहाँ पर भी डेटा है, तो ये इसमें तो एरर नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एरर कब आएगी? अब सपोज बाय द वे यहाँ पे कुछ जो यूनिट हैं, जैसे बाय द वे पहले मक्का और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में मिलती थी, बट वो चीज़ें अब आज के समय में पहली बात तो लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, और यूज़ भी करते हैं तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बट हाँ, अब नेक्स्ट अगर जो बात हम लोग देखें, जैसे बाय द वे यहाँ पे 2026 में आपको पता है कि 2026 में अब आप फ़ोन भी लेते हो, इंटरनेट भी लेते हो, आप मान लेते हैं कि एआई का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हो, ये सारी चीज़ें अभी हैं, बट ये उस समय नहीं था। तो ये जो इस टाइप का है ये होमोजेनिटी एरर मतलब के अंतर्गत आता है, और इसका जो फार्मूला है, मतलब इसकी जो ये बोल रहा है कि इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, तो ये हमारा आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको एच से कर लो, एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। सेम जैसे प्रॉबिलिटी भी 0-1 के बीच में रहता है, वैसा ही ये भी। नेक्स्ट देखो, ये देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आरपीएससी ने ही पूछा है, 2021 में पूछा है, 2024 में पूछा है, और ये मैं जो सेट है ये 2020 का मैं करा रहा हूँ। तो ये देख लो कि इस हिसाब से सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन सोचो अगर बाद में आ गए तो इसमें तो बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट ही आपको याद होगा, तो आप रिजल्ट से भी काम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है सीपीआई आपको दे रखा है, तो देखो सीपीआई का मैंने फार्मूला लिखा था, सीपीआई ये देखो हमने लिखा था, अगर जो बाद में आपको याद हो, और ये हमारा 100 होता है। अब यहां पर क्या कर रहा है कि देखो आपको सीपीआई दे रखा है, सीपीआई कितना दे रखा है, सीपीआई आपको दे रखा है 125, और जो फूड है देखो फूड इंडेक्स जो है वो हमारा दे रखा है 120, और जो अदर में जो हमारा आता है वो हमारे ये है। अब इसका अगर जो बाद में हम लोग वेट भी मान ले, तो इसका सपोज वेट हमने ये मान लिया, तो इसका मतलब जो अदर मतलब जो बचे हुए, तो ये हमारा 1 माइनस हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मतलब अगर जो बाद में हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो डब्ल्यू आई जो है समेसन ये हमारा 1 हो जाएगा। सपोज अगर जो बाद में हम इसको मान लेते हैं 60% आया, क्योंकि आपको टोटल वेट ये परसेंटेज में आपको बताना है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 0.4% आया, और यहाँ पर मान लेते हैं 0.60 आ गया, तो इन दोनों का जो टोटल होगा 1 होगा। तो यहाँ पर भी वही टोटल जब आप रख दोगे तो हमारा क्या होगा, तो देखो टोटल रख दो तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। चूंकि परसेंटेज में पूछा गया है तो बस इतना ही फार्मूला यूज करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा देखो 120 डब्ल्यू लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा जैसे खोलेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का डब्ल्यू, और ये हमारा हो जाएगा 135। यहाँ से अगर जो बात है जब डब्ल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारा आएगा 2/3, जिसको आप अगर जो बात है पॉइंट में लिखोगे 6 और फिर 7। अब इसको अगर जो बात है परसेंटेज में अगर बनाना है तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो ये हमारा ये हो जाएगा परसेंटेज, और ये 3 बार आया है, और ये यही नहीं पूछा गया है, ये DSSB में भी सीधा क्वेश्चन आया था। तो वही है कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं, जिनको आपको करना ही चाहिए। अच्छा, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो हमारा दे रखा है डिटरमाइनिंग द रियल इनकम ग्रोथ प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड एलिवेट द वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट या डिफ्लेट द जीएनपी वैल्यू। तो यहां इसका आंसर ये होगा, बट अब मैं इसका रीजन आपको अच्छे से देता हूं कि ऐसा क्यों होगा। देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करके पहले चीजें हम लोग समझते हैं। देखो, होता क्या है कि आप लोगों ने जीडीपी पढ़ा होगा, जीडीपी का फार्मूला भी होता है, चलो वो भी बता देते हैं। मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ये होता है बेस प्राइस, और ये हमारा होता है प्रोडक्ट टैक्स माइनस का प्रोडक्ट सब्सिडी, मतलब जो प्रोडक्ट पे भारत सरकार सब्सिडी देती है वो, और जो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगा वो। अब ये दोनों चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो देखो समझो कैसे। कोई पर्सन है, जैसे पर्सन नहीं, कोई प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है, अब जब एलपीजी है, एलपीजी, तो जो एलपीजी से बाद एक कोई पर्सन है जिसके पास एलपीजी के भंडार है, जो भी मतलब वहाँ पे एलपीजी का सिलेंडर रेडी होता है, तो ये रेडी जो भी हुआ, सपोज मान लेते हैं
300 रुपया इसका प्राइस था वहाँ पे। अब इस पे लगेगा टैक्स, तो टैक्स लगा करके क्या करेंगे, वो हो जाएगा 900, जितना भी इस टाइम चल रहा है मैं 900 मान लेता हूँ। अब भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार, हालांकि ये वही वाली बात है, टैक्स भी लेती है फिर बाद में सब्सिडी भी देती है। अब ये लोगों को मिल रहा है, अब यहाँ पर जब सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को मिलनी चाहिए, उन लोगों को भी एलपीजी मिलना चाहिए, तो उनको क्या कर दिया कि आपको पेमेंट तो 900 का ही करना है, बट आपके अकाउंट में अगर जो आपको आइडिया हो तो 120 ऐसे ही कुछ रुपए वापस आ जाते हैं। तो यही है सब्सिडी। तो इन दोनों को माइनस करके, और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, तो देख लो यही, ये भी ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब यही चीज़ एलपीजी जो आपने लिया, तो इसके बाद में हम मान लेते हैं कि एलपीजी, अगर आपको आइडिया है तो इसको भी जो नेचुरल जो क्रूड ऑयल जो भी होता है उसको लाया जाता है। सपोज मान लेते हैं रशिया से लिया, तो हम मान लेते हैं कि जो भी 40 रुपीज़ का लिया, अब जब ये यहाँ पे आया तो यहाँ पर कॉस्ट भी लगी होगी लाने ले जाने इसकी, और फिर बाद में उसको जो भी फैक्ट्री में बन रही है वहाँ पर वर्कर होंगे, तो मान लेते हैं 60 रुपये, वो ये मान लेते हैं 100, तो टोटल जो बना है वो है 300 का। अब इसमें से ये जब हम वैल्यू निकाल देंगे तो जो बचेगा वो प्रोड्यूसर का होता है, यही हमारा होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ये इसको क्या बोलते हैं, जो आउटपुट, आउटपुट यही तो मिला है, ये आउटपुट। और ये कब, ये वो वैल्यू है जब टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगा है। फिर बाद में इंटरमीडिएट जो भी खर्चे हैं उनको उससे माइनस कर देंगे तो ये हमारा आएगा, यही एक फार्मूला होता है। तो ये तो चलो चीज़ हो गई वो, बट अब जीडीपी जो कैलकुलेट होता है वो जीडीपी में प्रॉब्लम होती है। जैसे बाद में जीडीपी मान लेते हैं कि 100 रुपये जीडीपी मान लेते हैं कि ये हमारा है, ये 2000, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2017 2026 मान लेते हैं कि व्हीट जो है उसका जो प्रोडक्शन हुआ है 10 केजी हुआ है, और वो 15 रुपया केजी, या सॉरी 15 कम हो गया, 35 रुपये में मिलता था, तो ये हमारा हो जाएगा 350। और राइस अगर जो बाद में हम मान लेते हैं कि ये हमारा 20 है और इसका जो प्राइस है वो हमारा 30 है, तो ये हमारा हो गया 600। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ देखो, यहाँ पे भी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी, मतलब सेम, बट अब चूंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया भाई, महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो ये मान लेते हैं 40 और ये हम मान लेते हैं 35 का, ये हमारा हो गया 700 और ये हमारा हो गया 400। तो यहाँ पर अगर जो बात है ये अब समझ लो जीडीपी है, ये हमारा जीडीपी है, तो 95 ये हमारा हो गया। यहाँ पर अगर जो बात हम लोग देखें तो ये हमारा 1100। तो अब यहाँ से यहाँ अगर बात तुम देखोगे तो तुमको क्या लगेगा कि जीडीपी भाई बढ़ गई, सिंपल सी बात बढ़ गई, बट अगर एक्चुअल में देखोगे तो प्रोडक्शन तो उतना ही है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा था वो तो सेम क्वांटिटी है, ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन जो तुमने मतलब क्रिएट कर दिया, तो ये इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ना कि इसकी वजह से कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें फिर कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन ऐड होता है, इन्फ्लेशन इसमें ऐड होता है, रियल में कांस्टेंट प्राइस होता है, मतलब एक कांस्टेंट, मतलब अब इसका हम मान लेते हैं 2012 का एक कांस्टेंट प्राइस हम मान लेंगे। जैसे बाद में व्हीट का हम मान लेते हैं कि 25 रुपये है, राइस का हम मान लेते हैं 15 रुपये है। अब इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो, जब इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2017 में और 2026 में अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो जरा, यहाँ पर अगर जो बात में आप समझो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो जाएगा ये, और ये इसका जब हम इससे करेंगे तो 15 दूनी 30, ये हमारा हो जाएगा 300। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 500, मतलब 550 रुपये 2017 में आए। अब इसी तरह से जब हम यहाँ पे करेंगे, चूंकि यहाँ पे भी सेम मतलब क्वांटिटी थी, अब हम मान लेते हैं क्वांटिटी अलग अलग है। इसके बाद में हम मान लेते हैं कि ये हो गया है 15, या इसको हम मान लेते हैं ये हो गया है 20, और ये हम मान लेते हैं हो गया है 30। तो आप देखो, आप अगर जब कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर जवाब में हम लोग देखेंगे, और अगर जवाब ये सेम अगर क्वांटिटी रहेगी तब यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 550 ही रहेगा, यही करता है। यहाँ पर देखो कि इससे पता चलेगा कि 2017 और 2026 में कोई भी मतलब जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं हुई। ये तुम्हारा क्या बताता है, रियल जीडीपी, क्योंकि कांस्टेंट या बेस प्राइस पर ये निर्भर करता है। तो अब इसको निकालने के लिए
देखो डिफ्लेटर, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। डिफ्लेटर, तो देखो डिफ्लेटर क्या करता है बेसिकली, डिफ्लेटर जीडीपी नॉमिनल ऊपर रहता है, जीडीपी रियल नीचे रहता है। ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि ये बेस ईयर पे बेस हमेशा नीचे ही लिखा जाता है और ये हमारा 100। या इसको हम ये भी कह सकते हैं रियल जीडीपी बराबर नॉमिनल जीडीपी, और ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, ये हमारा होता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी हमारा होता है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ निकाला जाता है इसमें। तो देखो रियल इनकम या रियल जीएनपी बराबर हमारा होता है नॉमिनल अपॉन में नॉमिनल, वो भी जीएनपी करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी इंडिया की पता करनी है। तो ये डिफ्लेटर हमारा होगा जीएनपी वैल्यू का, और ये हमारा 100 हो जाएगा। यही सेम चीज इसमें भी रहती है। अब देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट बदलता है और देखो किस तरह से चेंज होता है। रियल जीएनपी बराबर होता है प्राइस इंडेक्स, या इसको हम वही सीपीआई जो भी बोल सकते हो, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर नॉमिनल, और ये हमारा हो जाएगा जीएनपी अपॉन में 100। तो वही वो सेम चीज़ होगी यहाँ पर भी। तो इससे हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसमें भी थोड़ा आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझानी है, जो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो यही समझ लेते हैं कि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है या कैसे उससे निकालते हैं। तो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ निकालने के लिए हमें नॉमिनल जीएनपी को प्राइस चेंज, मतलब वही जो मैंने फार्मूला लिखा था कि नॉमिनल जीएनपी को प्राइस चेंज के इफेक्ट से हटाना होता है। मतलब उसको जब हम हटा देंगे तब हमारा क्या होगा कि नॉमिनल जीएनपी में दो चीज़ों का इफेक्ट होता है। एक तो वही जो मैंने बताया था नॉमिनल, तो उसमें क्वांटिटी या आउटपुट चेंज सॉरी, और फिर प्राइस चेंज। अच्छा, अब जैसे बाद में मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं और समझो। ईयर 2020 नॉमिनल जीएनपी है और ये प्राइस इंडेक्स दे रखा है, और ये 2025 मान लो 1000 रुपये ही सिर्फ मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 1500 रुपये। यहाँ पर ये 100 है और यहाँ पर 125 है, और ये प्राइस इंडेक्स को ही सीपीआई कहते हैं। अब मान लो सीपीआई पहले 100 था, अब 125 हो गया, तो कितने परसेंट का इसमें मतलब प्राइस बढ़ा है। तो अगर बाद में आप ऐसे ही देखोगे तो ये हमारा 25% का बढ़ा है। अब इसको बाद ये बढ़ा है, और इसको निकालने के लिए सिंपल सा होता है करंट माइनस का बेस, और बेस डिवाइडेड बाई 100। 125 माइनस का 100, ये हमारा हो जाएगा 100, और ये हमारा 100, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारा 25 और यही परसेंट। तो यहाँ पर 25% मतलब प्राइस अगर जो आप देखोगे तो बढ़ा है, ठीक है, प्राइस 25% बढ़ा है। बट अब जीएनपी जो नॉमिनल जीएनपी है वो कितना बढ़ा है ये चेक करने के लिए नॉमिनल जीएनपी की ग्रोथ, तो वही ग्रोथ जैसे ये फार्मूला लगाया वैसे इसमें भी लगाएंगे। तो इसमें क्या बेस मतलब करंट का, तो करंट का अगर जो आदमी देखो 1500, और ये हमारा हो जाएगा 1000, ये हमारा हो जाएगा 1000, ये हमारा हो जाएगा 100, ये कट जाएगा 2, और ये यहाँ पर बचेगा 500, ये हमारा 10, ये हमारा 50%। अब ये देखो, ये दोनों लाइनों में मतलब समझते हैं। देखो जब जीएनपी मतलब नॉमिनल जीएनपी की जो ग्रोथ देखी तो ये हमारा इतना हुआ है, और प्राइस इंडेक्स या सीपीआई में जो अगर वादे देखें तो ये हमारा 25% हुआ है। अब इसमें फ़र्क देखो, 25% प्राइस बढ़ी है, और साथ में जो नॉमिनल जब प्राइस मतलब वही बढ़ा, क्योंकि प्राइस का इम्पैक्ट। अब जो ऐसा समझो, जैसे बात मान लेते हैं 2017 में जो फ़ोन है वो 10,000 का मिलता था, आज वो
20,000 का हो गया। तो ये मान लें कि अगर जो है इसमें जो इन्फ्लेशन हो गया, या मतलब मान लो 100 रुपए की कोई चीज़ मिलती थी, आज 125, तो ये प्राइस बढ़ने की वजह से, मतलब 25% बढ़ने की वजह से नॉमिनल में जो चेंज आया है वो 50% का आया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो और चीज़, अगर जो बाय द वे आपको रियल जीएनपी अगर बाय द वे पता करनी है, क्योंकि अब उसमें भी ग्रोथ देख लिया, मतलब जब प्राइस बढ़ा तो हमने देख लिया कि नॉमिनल में प्राइस जब 25% बढ़ा तो नॉमिनल जो है हमारा वो 50% से वो भी बढ़ गया। अब देखना चाहते हैं कि वास्तव में जीएनपी में क्या मतलब हुआ है, तब उसके लिए क्या हम करेंगे, तो नॉमिनल वही जो फार्मूला था जीएनपी, और ये हम लिखेंगे प्राइस इंडेक्स या सीपीआई, वही जो हम बोल रहे थे, इसको हम 100 लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा नॉमिनल। अब चूंकि करंट का हमें चेक करना है, करंट, तो करंट की वैल्यू और डिवाइडेड बाई करंट का जो भी सीपीआई था और डिवाइडेड बाई 100, और ये हमारा हो जाएगा 1200, और जबकि था क्या 1500, नॉमिनल 1500 था और जो रियल आया है वो हमारा आया है 1200। तो ये हमारी एक्चुअल में है, वो प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ गया था। अदरवाइज 1000 पहले था तो 1000 से बढ़ा एक्चुअल में इतना ही है, ये तो इन्फ्लेशन के मतलब वजह से बढ़ा है। अब अच्छा, अगर जो बात है ग्रोथ अगर हम देख लें, अब इसकी भी ग्रोथ निकाली जा सकती है। ग्रोथ क्या, अगर जो बाय द वे अब हम ग्रोथ निकालें, जैसे बाय द वे देखो बेस में 1000 था नॉमिनल, और सॉरी बेस 2017 में ये हमारा था, और ये हमारा नॉमिनल अगर जो बाय द वे हम लोग देखें तो ये हमारा 1500 था, बट रियल जो हमने निकाला वो हमारा 1200 है। अब अगर जो एक्चुअल अगर जो है रियल की अगर हम ग्रोथ अगर देखें, तो ग्रोथ के लिए जो हमारा फार्मूला वही कि करंट, तो करंट हमारा ये है 1200, और बेस क्या है, बेस हमारा ये रहेगा, और डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 100, ये हम देखेंगे 20%। मतलब वो जो प्राइस बढ़ने पे 20% प्राइस बढ़ने पे जो नॉमिनल हमारा 50% बढ़ गया था, तो ये एक्चुअल ग्रोथ नहीं थी। एक्चुअल ग्रोथ थी कि हमारा जो वो प्राइस है, वो हमारा प्राइस जब हम इन्फ्लेशन को, ये जो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा था, जिसको जब हम रिमूव कर दिए, इसको जब हटा दिया, तब जो हमारा रियल 2017 से मतलब यहाँ से और जो यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो 20% का हुआ है। ये हमारा एक्चुअल या रियल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने बताया जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा 2021 में 2024 में क्वेश्चन नंबर 93, ये सेम क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने बार बार बोला है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखो पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो समझते हैं। प्राइस अगर जो बाय द वे आपने बढ़ा दिया, तो परचेजिंग पावर, जो लोगों की जो खरीदने की क्षमता थी वो हमारी कम हो जाएगी। अगर कम कर दोगे तो वो बढ़ जाएगी। ठीक, इस परचेजिंग पावर जब प्राइस बढ़ने के जब बाद अगर जो बाद में हम मान लेते हैं कि वेट, राइस और मान लेते हैं रिचार्ज भी इसी में, ये हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपीज़ में हो जाता था। सरकार ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने के बाद में ये हो गया 130 रुपये का। अब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको जो पहले सैलरी दी जाती थी इसके हिसाब से दे दी जाती थी। मतलब 300 रुपये सपोज अगर बाद में हम मान लेते हैं कि दे दी जाती थी, तो 300 रुपये में वो अपना ये चीज़ें मैनेज कर लेते थे। बट अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, ये चीज़ बढ़ा दी, तो एम्प्लॉयज़ होंगे वो या तो हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो चेक करती है कि क्या ये जब मैंने प्राइस बढ़ाया उसके साथ में वो सैलरी भी, इसीलिए देखते होंगे कि 7वां जो पे लेवल मतलब इस टाइम चल रहा है, 8वीं की बात की जा रही है, मे भी 27 तक लागू हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये प्राइस जैसे ही बढ़ा तो बढ़ने पर पे लेवल भी चेंज कर दिया गया कि भाई अब महंगाई हो गई है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ा देनी चाहिए। पर कितनी बढ़ा देनी चाहिए, ये मेन क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन यहीं से आता है कि जिस हिसाब से आपने प्राइस में चेंज किया है उसी हिसाब से आप इसको भी बढ़ाओ। तो
डी अगर जो बात है भत्ता ये सब अगर जो बात है देखो सैलरी तो बहुत बार अगर जो बात है आपने वेतन अगर जो बात है अपनी सैलरी अगर कोई अगर जॉब में होगा तो उसको पता होगा। मान लेते हैं किसी को अगर 20,000 रुपये अगर मिल रहे हैं, 20,000 रुपये मिल रहे हैं, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें डीए और भी बहुत सारे टर्म होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मिल मिला करके उसको जो फाइनल मिलता है वो 35,000 रुपये मिलता है। तो ये वही उसी की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पहले तो ये आपको दे दिया गया सैलरी ऑफ पर्सन बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब ये होता है कोई एक बेस ईयर जो भी मतलब हम मान लेते हैं, तो यहां पर हम बेस ईयर मान लेते हैं। बेस ईयर में जो सैलरी है वो कितनी है, 2,000 रुपये पर एनम है। एनम उससे खैर कोई मतलब नहीं, लेकिन 2,000 आप ध्यान रखो। फिर करंट में, अब करंट में क्या है, करंट में अगर जो बात आप देखोगे तो ये हमारी जो सैलरी है ये सैलरी 5,000 हो गई। सीपीआई, अब सीपीआई भी चेक किया जाए और सीपीआई करंट का ही है। सीपीआई चूंकि बेस का अगर जो बात है सीपीआई हमेशा रहता है, बेस का हमेशा 100 लिया जाता है और ये हमारा ये हो गया। तो ये हमारा अगर जो बात में देखें तो ये हमारा आ गया। अगर जो बात में हम यहाँ पे अगर जो बात में हमें चेक करना हो कितना इन्फ्लेशन हुआ, तो अभी मैंने बताया था करंट का 100 डिवाइडेड बाई 100 ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारा 255 ये हमारा कुछ आया, ठीक, ये हमारा कुछ आया है, इतना प्राइस मतलब इंक्रीज कर गया है। अच्छा, अब इसको भी हटाओ। फिर आपसे पूछा गया क्या मतलब अलाउंसेस उनको रिक्वायर्ड हैं टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वही बात जो मैंने बताया था, जैसे बात 100 रुपये जब सामान मतलब जो प्राइस था वो 100 रुपये था, तब वो जो सैलरी मिल रही थी उस सैलरी पे वो आराम से खर्चे कर रहे थे। अब आज जब वो मतलब प्राइस बढ़ गए हैं 130 हो गए हैं, तब उनको क्या सैलरी जो मिल रही है वो सही है, और अगर सही है तो उसको मेंटेन करने के लिए कितना मतलब देना चाहिए, कितना। सपोज मान लेते हैं जरूरत थी पहले मतलब हम मान लेते हैं 300 रुपये थे, अब उन लोगों की सैलरी कर दी है 350, बट जब एक्चुअल में अगर पता किया गया तो 400 रुपये लग रही थी। तो ये वो जो मेंटेन मतलब ये जो अलाउंसेस को मेंटेन करने के लिए जो इसके बीच का जो डिफरेंस है 50, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखो रिक्वायर्ड सैलरी मतलब क्या सैलरी मतलब लोगों को मिलनी चाहिए, तो सीपीआई और इसी में बेस सैलरी डिवाइडेड में 100। तो ये अगर जब आप देखोगे 325 और ये हमारा 2,000 है, ये हमारा 100 है, ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये अगर जब आप देखोगे तो लगभग में आपका ये आ रहा है, लगभग नहीं मतलब ये आंसर आ रहा है। फिर जो मतलब क्या अलाउंसेस उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो उसका जो फार्मूला है वो है हमारा जो रिक्वायर्ड सैलरी है और जो करंट की सैलरी है उसको आपस में माइनस कर दो। तो उसको माइनस कर देंगे तो देखो ये हमारा 6500 ये हमारा दे रखा है और 5,000 ये दे रखा है, तो ये कितना हो गया 1,500। या दूसरे तरीके से आप डायरेक्ट अगर जो बात ये फार्मूला डायरेक्ट अगर लिखना चाहो अलाउंसेस, ये सेम लाइन पूछी जाती है तो इसका डायरेक्ट ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बेस्ट है। सीपीआई मल्टीप्लाई में बेस सैलरी डिवाइडेड में 100 और माइनस का करंट सैलरी। ये भी जब इससे इस फार्मूले से भी निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा। एक और मैं तरीका थोड़ा आपको बताता हूँ, क्योंकि वो भी तरीका आपको जरूरत है जानने की। अब हाँ, यहां पर थोड़ा इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग कर लेते हैं कि बेस ईयर मान लेते हैं 2002 में 2,000 रुपए थी बेस ईयर में। बेस ईयर मान लेते हैं 2011 का है, आज 2026 है और उसकी जो सैलरी है वो 5,000 होगी, बट होनी कितनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी 6500। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस कितना है 1,500 का, और उसका आंसर क्या है ये। तो परचेजिंग पावर जब उसको मतलब ये 2,000 मिल रहे थे और अब अगर जब उसको 6500 मिलेंगे तब जाकर के वो जो परचेजिंग पावर उसकी थी वो मेंटेन कर पाएगा, अदरवाइज कोलैप्स कर जाएगा। ठीक, चलो अब इसके बाद में हम आपको एक और बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। देखो बेस सीपीआई ये हमारा है 100 और करंट का अगर जो बात है सीपीआई अगर जो बात है आपको पता हो तो ये दे रखा है 25। ये देखो ये हमने बताया प्राइस कितना इंक्रीज किया, तो ये अभी आपने निकाला था 225%। अच्छा, सैलरी इंक्रीज, कितनी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, तो देखो बेस
और जो आपने ये इंक्रीज निकाला है जो भी, ये यहाँ पर अगर जो बात हम लोग लिखें तो ये देखो 2000 सैलरी थी, मतलब वही ये परसेंटेज ये इंक्रीज हो गया। अब अगर जो बात आप प्रॉफिट लॉस उसमें अगर जो बात आप जाएं तो इतना इंक्रीज हुआ है, तो एक्चुअल डेटा ये था, इसका इतना परसेंट आप निकाल लो, इसका इतना परसेंट क्या होगा, इसको 100 से करेंगे और ये हमारा कुछ आ जाएगा 4500, ये 4500 हो गया। अच्छा अब देखो एक्चुअल में मतलब कितना सैलरी होना चाहिए, तो एक्चुअल में देखो जो बेस का था यही तो होता था, अब ये आपने निकाल लिया, तो अब इन दोनों को चूंकि ये बढ़ रहा है, अगर घट रहा होता तो माइनस कर देते, चूंकि बढ़ रहा है तो इसको और ये जो है पूरी सैलरी इसको हम प्लस कर देंगे बेस, और जो ये अभी निकाला है ये वैल्यू, इसको अगर जब हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6500, वही हमारा आंसर आ गया। अब वही करंट से इसको माइनस कर देंगे 1500 आंसर जाएगा। और ये बिल्कुल याद कर लेना, ये सेम डेटा सेम आंसर सेम ऑप्शन के साथ आता है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि कितने जो एग्रीकल्चर जो सेंसस हैं वो अभी तक कंडक्ट हो गए हैं 2011 तक, मतलब 2010-11 तक। तो पहले तो हम स्टार्ट देख लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ 1970, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। फिर बाद में इसके बाद में कौन सा आया, तो ये देखो, ये मैं हालांकि इनको याद करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पूछा जाता है और जो करंट का है वो पूछा जाता है। तो ये 77, फिर इसके बाद में 1980 और ये हमारा 81, फिर हम देखेंगे 1985 और ये हम देखेंगे 86, और ये हम देखेंगे 1990 और ये हमारा 91, 1995, 1996, फिर हमारा आता है 2000 और 2001, फिर हमारा आता है 2005, 2006, 2010 और 2011। अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके हिसाब से तो आंसर ये है। बट अब यही नहीं है, क्योंकि 2010-2011 ये तो पुराना हो गया, हुए हैं टोटल 11। तो अब दूसरा क्या होगा 2015, 2016 और फिर क्या होगा 2021 और 2022, ये हमारा लेटेस्ट है और इसके पुराने ये हैं जितने हैं। देखो ये अगर जो बात है आपको याद है और ये याद है तब आपका काम हो जाएगा, और थोड़ा अगर जो बात है बीच का भी अगर ज्ञान है तब भी हो जाएगा। बट हाँ, हम पहला मान लेते हैं और आप लेटेस्ट वाला याद कर लो, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेंसस हमेशा एवरी 5 ईयर कंडक्ट होता है बाद। तो यहाँ पर अगर जो बात है इनके बीच का अगर डिफरेंस अगर जो हम लोग देखें 70-71, तो मतलब 71 के बाद में 72, 73, 74, 75 और 76 में फिर हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 एवरी 5 ईयर, और ये इसकी वजह से नहीं, ये हो सकता है लैब मतलब वो कर जाए, एवरी 5 ईयर ये मतलब डिजिटली फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है। बाकी मैं ये इसलिए बता रहा था कि आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप करके आप चेक कर पाओगे, तो कभी अगर बाद में भी 4th वाला अगर पूछ लिया तो यहाँ से सिमिलर करके और आप निकाल पाओगे। बट उसका मतलब नहीं, यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन था वो हमारा यही था, ठीक, एवरी 5 ईयर। अच्छा, और इसी तरह से यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि ये भी 5 ईयर और ये भी 5 ईयर, ये दोनों 5 ईयर पे कैलकुलेट होते हैं। अच्छा, इन दोनों के देखो एग्रीकल्चर के लिए जो डिपार्टमेंट है वो देख लो। इसका जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड, एक मिनट देखना पड़ेगा, हालांकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मैं बताऊंगा, बट चलो यहां पर थोड़ा बता देते हैं। देखो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड, अगर जो बात है याद नहीं आ रहा है यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री हमें लग रहा है ये होना चाहिए, या शायद ये नहीं, एनिमल हस्बेंड्री तो इसमें आएगा। तो मतलब अरे मतलब जो एक्चुअल है क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पर मैं बता दूंगा। एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि इसका डिपार्टमेंट का नाम अलग होता है, बट इन दोनों की जो मिनिस्ट्री है वो हमारी सेम है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और जो भी यहाँ पर नाम होता था वही यहाँ पर भी रहेगा। तो ये हमारा कुछ है, ये जब आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना और जब आगे आएगा तो वहाँ पर मैं बता भी दूंगा। अच्छा, एग्रीकल्चर सेंसस क्या क्या क्यों किया जाता है, सिंपल सा तो यही है। तो ये क्या करता है, ऑपरेशनल, ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो वर्ड लिख रहा हूँ ऑपरेशनल होल्डिंग, ये एक से नहीं, मतलब ऐसा समझो ये 8 से 9 बार आया है अदर एग्जाम में। वो अलग बात है कि बस ऐसे ही दे देगा कि इसका एग्रीकल्चर सेंसस का मतलब वर्क बता दो या क्यों किया जाता है, तो उसमें मेन यही होता है। अब इसमें भी ये ऑपरेशनल होल्डिंग्स क्या होती हैं, ये इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो देखो, एक होता है नंबर एंड एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके पास खेत हैं जो होल्ड करके रखे हैं। और होल्ड तो आप लोगों को पता होगा, गाँव से हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके पास अगर 20 बीघा अगर खेती है तो उसमें, या हम मान लेते हैं 20 खेत हैं, तो उसमें से देखोगे कि 10 या 11 ही खेत यूज में है, बाकी सब ऐसे ही बंजर, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब कोई चीज़ वहाँ पर उगाई नहीं जाती। तो दूसरा यहाँ पर कैलकुलेट होता है कि लैंड यूज। फिर तीसरा यूज होता है, मतलब कैलकुलेट किया जाता है कि क्रॉपिंग पैटर्न। कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब ऐसा तो नहीं मुझे पता है व्हीट लगाया, फिर राइस लगाया, फिर शुगर केन लगाया, मतलब गन्ना लगाया, या कहीं ऐसा तो नहीं बस यही बस इसी में बस फंसे हुए हैं, बस यही 3 चीज़ें, मतलब इसी के बीच में, क्या इसके बीच में से बाद में मक्का हो गया या सरसों हो गई या अदर कोई फल, मतलब फसल है, क्या उसको उगाता है या नहीं उगाता है। वो इरिगेशन का सिस्टम, मतलब 4th नंबर में कि कैसे सिंचाई की जा रही है। फिर बाद में इनपुट यूज पैटर्न, मतलब कौन कौन से इनपुट्स यूज करके मतलब चीज़ें निकल, तो मतलब इस टाइप का जो रहेगा वो हमारा इससे रिलेटेड है। तो हमें लगता है इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो, फर्स्ट वाला मैंने अभी बोला था कि आपको फर्स्ट वाला याद रखना है। कैसे याद रखोगे, मैंने अभी बताया था 1970, मतलब देश आज़ाद हो जाने के बाद में ये फर्स्ट आया है एग्रीकल्चर में। बट ये देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। देखो, फर्स्ट यहाँ पे भी पूछा गया, फर्स्ट आपको हमेशा याद करना है। तो ये इंडिपेंडेंस के पहले का है, ये बात बस ध्यान रखना। अब इंडिपेंडेंस के पहले का है, ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लो। ये इंडिपेंडेंस के बाद का है, बताइए भाई 1947 में आप अपना देश आज़ाद हो गया था। तो ये मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस का है और ये प्री इंडिपेंडेंस का है। तो प्री का है तो इसका मतलब ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों बचे हैं। अब इसमें कौन सा, तो इसमें कौन सा ये मैं बता देता हूं। फर्स्ट वाला हमारा होगा 1919 से 20 तक। अब इसको याद कैसे करोगे, तो याद अगर जवाब आपको करना है तो मैं बता देता हूं। याद करने के लिए 1919 में अगर जवाब आपको याद है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे भी आप याद कर सकते हो। और आप जो भी है अगर जवाब आप कुछ चीज़ें कर सकते हो वैसे भी आप याद कर सकते हो, बट ये हमारा फर्स्ट है। अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, इसको हटा दो। फिर अगर जो बात आपसे ये पूछ ले, और एवरी 5 ईयर बाद होता है ये भी, अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में कौन सा था, तो उसमें ये हमारा था, नहीं ये नहीं था, ये था 1950 से 1951। अच्छा, अभी तक कितने हो चुके हैं ये आने वाले टाइम पर बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, यहां पर मैं बता देता हूं कि अभी जो करंट में लास्ट जो सेंसस हुआ है, तो लास्ट सेंसस हमारा हुआ है, बट इसका भी डेटा रिलीज नहीं हो पाया है, बट ये हो चुका है। तो ये हमारा 21 और 20 वाला जो हुआ है ये 2019 में हुआ है। इसकी एक्चुअल डेट जो अगर आपको ध्यान रखनी है तो अक्टूबर जब ये पब्लिश हुआ होगा उस दिन का है, और ये हमारा 2024 का है। तो ये लेटेस्ट है। और ये तो अभी तक टोटल अगर जो जैसे इसमें पूछा था टोटल यहाँ पे कितने होंगे 11, अगर टोटल पूछेगा 2010 तक तो 9 थे। इसमें अगर जो देखोगे तो ये हमारे टोटल हुए हैं 21, ठीक। और अगर जो थोड़ा अगर जो इससे अगर जो सिमिलरिटी अगर देखोगे तो कर भी ले जाओगे, मतलब अगर जो थोड़ा याद करना है तो सिर्फ 10, मतलब वो भी 5 ईयर प्लस 5 ईयर, 5 ईयर इसका 5 ईयर इसका, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा। अच्छा, ये हमारा हो गया। और इससे रिलेटेड, हाँ चलो अब मैं इससे रिलेटेड चीज़ें बता दूँ। देखो, हाँ, लाइफ स्टॉक सेंसस, इसका मीनिंग पहली बात तो यहीं पर लिखा है, पशुओं की जनगणना, मतलब गणना करना, मतलब जो हमारे देश में, तुम ये समझ लो, थोड़ा समझना है, मतलब ये देखो कि
अगर जो बात है 1800 शायद 71, देख लेना एक बार। ये लॉर्ड रिपिन इसके थे, बट इसके कौन थे ये, एक मिनट बस मैं बता ही देता हूँ, एक्यूरेट बता देता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। देखो ये मैं पॉपुलेशन सेंसस की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस के बाद में, हाँ तो पॉपुलेशन सेंसस के बारे में देखो, ये एवरी 10 ईयर पे ये कैलकुलेट होता है, बट हाँ ये याद रखो एवरी 10 ईयर्स, क्योंकि फिर वो बहुत मतलब आईएसएस या बड़े जब कोई एग्जाम आप करोगे तो इसमें मैं बताऊंगा कि ये क्या है, बट हाँ एवरी 10 ईयर्स ये आप ले सकते हो। और यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो फर्स्ट टाइम अगर जो बात है इसकी शुरुआत अगर जो हम देखें फर्स्ट टाइम, तो ये लॉर्ड मेयो इनके द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 1872 में, ठीक है। बट जो सिस्टमैटिक जो एवरी 10 ईयर्स के बाद में जो हुआ है वो लॉर्ड रिपिन थे। लॉर्ड रिपिन सेम है, लॉर्ड और बस मेयो यहाँ पर और रिपिन यहाँ पर। ये हमारा क्या था 1881, मतलब 18 उसी का जस्ट उल्टा। और एक चीज़ जो ये क्वेश्चन है 2011 जो जनगणना है और जो अभी की जनगणना है, तो ये जनगणना अगर जो बात 8 अभी वाली जो अभी मतलब इसका डेटा आना बाकी है, तो ये जो हो रही है 2026 में ये 8वीं है। जब फर्स्ट टाइम उससे अगर आपको चेक करना है, और अगर जो बाद में सिस्टमैटिक वे मतलब सिस्टमैटिक मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में, अच्छा ओके ओके, हाँ मैंने यहाँ पर ये छोड़ो, यहाँ पर 872 तो ये तो हो गया, और 1881 ये हमारा सिस्टमैटिक है, तो इसी को हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से अगर जो बात भी देखोगे तो 2011 में और 2000 जो अब 26 का, ये अभी पब्लिश नहीं हुआ, बट ये कौन सा सेंसस चल रहा है ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये देखो ये हमारा अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो ये हमारा 16वां है। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब ये हम देखेंगे तो 8 ये 8वां है। तो इसको अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 गुणे 2 मतलब 8 दूनी 16, ये इस तरह से आपको ध्यान रखना। तो इससे पहले वाला सिंपल सा ये हो जाएगा, तो इसमें हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देन इसके बाद में देखो देन इसके बाद में देखो जो हम बता रहे थे, तो अब इसको भी हम सारा हटा देते। तो देखो ये हो गया 1872, फिर 1881, ये हमारे हैं पॉपुलेशन सेंसस के, जो एवरी 10 ईयर्स में होता है और 2 फेज में होता है। पहले हाउस होल्ड सेंसस होता है, देन इनुमरेशन होता है, मतलब पॉपुलेशन इनुमरेशन होता है, ठीक, पॉपुलेशन का इनुमरेशन होता है। फिर देखो फिर 1919 और 20 में ये हमारा फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस ये हमारा हो जाएगा। और फर्स्ट अगर जो बाद में इसमें देखें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर का 1970 से 1971 ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या है फर्स्ट। तो ये हमारा कुछ इस तरह से चलता है, पॉपुलेशन फिर लाइफ स्टॉक फिर बाद में एग्रीकल्चर का, तो ये इस तरह से चीज़ें हैं, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, मे भी कहीं पर पूछिए। अच्छा अब इससे रिलेटेड हाँ मिनिस्ट्री देखो जो हम बता रहे थे, मिनिस्ट्री का नाम वो देख लो। मिनिस्ट्री जो इसकी है डिपार्टमेंट इसका है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। और जो मिनिस्ट्री है ये थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री मतलब एंड डेयरी, तो ये वही डिपार्टमेंट, उसका नेम सेम है, बस वहाँ पर फिशरीज भी ऐड हो जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी अभी इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर मैं अच्छे से मैंने लिख भी रखा है, तो मैं बहुत बढ़िया से बताऊंगा। फिर और देखो जो लाइव स्टॉक जो ये हुआ था, तो इसमें जो 16वां था
ये फर्स्ट टाइम डिजिटली, अच्छा 16वां नहीं, जो हमारा 19वां था, 19वां 2019 में, मतलब अरे 2019 में जो हुआ था वो फर्स्ट टाइम डिजिटली डेटा कलेक्शन हुआ था उसका। और जो 16वां सेंसस मतलब 2003 वाला, उसमें क्या था, ब्रीड वाइज डेटा कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम की बातें हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और 19वां जो हमारा सेंसस हुआ है 2012 में, इसमें क्या हुआ था कि जो पोल्ट्री की मतलब जो भी मुर्गे और ये सब पोल्ट्री फार्म्स जो नहीं होते उनकी भी डिटेल्स को मतलब कलेक्ट किया गया था। तो ये हमारा कुछ डेटा इस तरह से चलेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट देखो जो बता रहे हैं उसको आपको नोट करना है। जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉस चेक कर लेना, उसको क्रॉस चेक भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको करना भी चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट, कौन से वो स्टेट हैं, आर नोन एज परमानेंटली सेटल्ड स्टेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एस्टिमेटिंग क्रॉप एरिया स्टैटिस्टिक इन इंडिया। तो देखो पहली बात तो जो मैं बना रहा हूं ये बहुत अच्छा हो सकता ना बने, बट अपना काम चलना चाहिए, वो जरा देखो ये कुछ हमारा मैप हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें करते हैं। केरला अगर जो बात भी आपको याद हो तो केरला ये हमारा है। उड़ीसा अगर जो बात भी आपको याद हो तो उड़ीसा हमारा ये। वेस्ट बंगाल अगर जो आपको याद हो तो यहाँ पर हमारा कुछ वेस्ट बंगाल। तो इन्हीं स्टेट्स में हमारा ये हुआ था। और ये क्या परमानेंट, ये क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो हुआ क्या था कि पहले अगर जो बात भी आपको याद हो तो जब ब्रिटिश थे तो वहाँ पर मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस यही केरला और उधर पश्चिम बंगाल इन साइडों में ही था। तो वहाँ पर क्या था कि परमानेंट जो सेटलमेंट स्टेट मतलब जो ज़मीन थी वो आपको अगर याद हो तो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। उसमें 3 प्रकार के टैक्सेस थे, नाम नहीं याद आ रहा है, बट हाँ उन टैक्सेस जो उसमें मतलब बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड थे वो क्या करते थे कि या छोटे किसान हैं उनका बड़े बड़े लोग प्लॉट्स ले करके वो फिर जो इनके पास बिल्कुल नहीं उनको किराए पर दे करके और उनसे रुपए वसूलते थे। बट फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि जो फर्स्ट टाइम मतलब बताना है तो उसमें जो परमानेंट सेटलमेंट स्टेट जो पहले थे तो वो हमारे केरला थे और उड़ीसा था और हमारा वेस्ट बंगाल था। राजस्थान इसमें हालांकि आरपीएससी का पेपर है बट ये ध्यान रखना ये मतलब आंसर नहीं है। वेस्ट बंगाल यहाँ पर है बट वो भी नहीं रहेगा और ये भी हमारा नहीं रहेगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इससे होता क्या था कि मतलब जो परमानेंट सेटलमेंट हो गया तो जो एस्टिमेटिंग द क्रॉप एरिया स्टैटिस्टिक मतलब पहली बात तो जो खेत थे उनके रिकॉर्ड्स मिल गए थे। और दूसरा ये था कि क्या जो फार्मर्स हैं वो क्या कल्टीवेशन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड मिल गया था, क्या क्या पैदा हो रहा है वो सारी, तो जिससे स्कीम मतलब लॉन्च की जा सके, ये ऐसा समझो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं। ये जरा देखो, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक, इसको हम ये भी बोलते हैं DES। अगर इस तरह से कहीं पर मिले तब भी वही है। ये लिखा है कि ये सेटअप कब हुआ था। अब देखो आरपीएससी ने तो इसको माना है बट ये मैंने आरपीएससी की ही वेबसाइट पे चेक किया और ये जो DES होता है मतलब डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक, ये हर स्टेट के पास होता है, मतलब हर स्टेट में होता है। जो आप मॉस्पी का जो डेटा देखते हो, मॉस्पी पे जो डेटा देखते हो वो मॉस्पी डेटा मतलब जो
इन्हीं सारी स्टेट से लेकर के और इनको देता है। तो देखो जो सेंट्रल लेवल मतलब इंडिया लेवल पे जो है वो मॉस्पी है, स्टेट लेवल में जो हमारा है वो सुपर मतलब सबसे ऊपर है वो हमारा एपेक्स बॉडी है, ये इसको बोलेंगे और ये इसको बोलेंगे। बट पूरे ओवरऑल अगर बोलेंगे तो मॉस्पी सिंपल सी बात है। अब इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वो उसके बाद एग्रीकल्चर का इसमें ला करके देते हैं, जैसे बात SA ये होता है स्टेट एग्रीकल्चर, इसकी फुल फॉर्म आपको देखनी है। तो ये भी हमारा होता है, तो ये भी यहीं से डेटा कलेक्ट करता है। ये सारा डेटा मतलब ये भी एग्रीकल्चर से डेटा कलेक्ट करके और यहीं पर ला करके देता है। इकोनॉमिक्स अगर जो बात डिपार्टमेंट है, इस तरह से समझो। मान लेते हैं कि राजस्थान का ये है, तो इकोनॉमिक्स का जो भी डेटा है उसको इसने यहाँ पर ला करके दे दिया। ऐसे ही मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर का जो डेटा है वो भी यहाँ पर ला करके दे दिया। लाइव स्टॉक्स जो होते हैं उनका डेटा यहाँ पर ला करके दे दिया गया। और स्टेट GDP जो होता है वो ला करके इसका डेटा यहाँ पर दे दिया। ये सारा डेटा उठा करके फिर मॉस्पी को इसने दिया। तो ये कुछ इस तरह तरीके से ये काम करता है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये मेन थोड़ा क्वेश्चन ये है कि RPSC ने तो ये माना है, बट मैंने RPSC की वेबसाइट पे चेक किया, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। मे भी हो सकता है कहीं पर हो, अगर कहीं किसी को मिले तो एक बार कमेंट जरूर करना। तो इसमें है क्या कि वो क्या मान रहा है, मतलब ज़्यादातर मतलब ये मैंने देखा है कि यूपी में अगर जो बाद में हम यूपी की अगर बात करें तो वहाँ पर तो ये जो डिपार्टमेंट है ये 1942 में इसको बनाया गया था। फिर इसका नेम चेंज करके 1947 वहाँ पे तो ये दिखा रहा है, तो मैं भी वहाँ से ही लिया हो क्योंकि रहता तो सेम ही है। बट मुझे लगता है कि इसमें देख लेना चाहिए, इसमें मुझे ऑप्शन ये वाला लग रहा था क्योंकि उनकी वेबसाइट पे ये लिखा है 1956। जो RPSC की वेबसाइट है उसमें आप डालिएगा RPSC और फिर आगे डाल देना, मतलब यही ये पूरा डॉक्टरेट इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक। तो उसका जो होम पेज आएगा वहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर जो डेट लिखी स्टेबल मतलब सेट होने की मतलब स्टेब्लिशमेंट या मतलब सेटअप कब हुआ था, तो वो यही डेट दे रखी। बट अब पता नहीं कि इन्होंने क्या मतलब माना है। अच्छा, ये जो हमारा डायरेक्टरेट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक है, ये क्या क्या कैलकुलेट करता है, मतलब क्या क्या देखो पहले कैलकुलेट मतलब कलेक्ट भी करता है और ये कंपाइल भी करता है, पब्लिश भी करता है। तो ये किस किस टाइप के, देखो एग्रीकल्चर मैंने बताया था, मैंने तुम्हें बताया कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और फिशरीज से, फॉरेस्ट का डेटा, इरिगेशन का, एग्रीकल्चर वर्कर का, ये सारा डेटा ये सारा लेकर के मॉस्पी को देता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है।